प्लेटों के बारे में हम लोगों ने भी चर्चा करी है ना। यस सर। बोल दिया करो, नहीं तो पूछना छोड़ देंगे। चलो लिखो ऑरेंज का प्लास, कुछ नहीं बात करेंगे। चलो अरेबियन प्लेट, और इसमें क्या है, अरब प्रायद्वीप देख रहे हैं आप लोग, अरब सागर देख रहे हैं। अरब के बाद फारस की खाड़ी का नाम सुने हैं। फारस की खाड़ी के बाद लाल सागर का नाम सुने होंगे। तो ये लाल सागर और फारस की खाड़ी वाला जो पूरा प्रायद्वीप के हिस्सा होता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, कोई जानता है? कोई ऐसा है जो जानता है? जो वह स्थलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से घिरा हुआ हो, बाहर से घिरा हुआ हो, तो वो क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप का अपोजिट यानी कि कोई जलीय क्षेत्र तीन तरफ से स्थल से घिरा हो तो खाड़ी कहलाती है। बंगाल की खाड़ी देख लीजिए, वो क्या है, तीन तरफ से, उत्तर पश्चिम और उत्तर से तीन तरफ से घिरा हुआ है तो खाड़ी हो गई है ना। खाड़ी की डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा कि तीन तरफ से वो घिरी हो जाती है। तो वही बात हो गई प्रायद्वीप, अरेबियन प्लेट। तो ये तो आप जानेंगे, समझ गया प्रायद्वीप वो किस पे स्थित है। नेक्स्ट है बेटा फिलीपीन प्लेट, फिलीपींस या फिलीपीन प्लेट। ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर। नहीं, प्रशांत महासागर, जैसे फिलीपींस है ना, तो अब ये चूंकि उसमें तो होगा नहीं, तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर यानी कि या कहिए एशिया प्रायद्वीप, एशिया प्रायद्वीप और प्रशांत महासागर के मध्य में लिख लीजिए, एशिया प्रायद्वीप प्रशांत महासागर के मध्य में। कैरोलिन प्लेट बेटा नेक्स्ट है, कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट यह न्यू गिनी के उत्तर में, न्यू गिनी आप देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पापुआ न्यू गिनी सुने होंगे और देखे भी होंगे, तो वही यहाँ का न्यू गिनी है दोस्त। उसके ऊपर जो है फिलीपींस, न्यू गिनी जो फिलीपींस के मध्य है ना, या कह सकते हैं न्यू गिनी के उत्तर और फिलीपींस, ऐसे कर लीजिए, इसको सेंटेंस ऐसे बनाइए, न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपींस, ऐसे लिखिए, न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपींस व इंडियन प्लेट के बीच, फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में है ये। नेक्स्ट है फ्यूजी प्लेट, फ्यूजी प्लेट ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसी तरह छोटे छोटे और प्लेटें हैं, आप लोग ढूंढ लीजिएगा इसको। स्कोशिया प्लेट, स्कोशिया प्लेट, कैरेबियन प्लेट, स्कोशिया, कैरेबियन सागर को आप जानते हैं, क्या पता है ये तलवार करती है? हाँ, वही कैरेबियन जो आपका पश्चिमी द्वीप समूह, वही द्वीप समूह है, कैरेबियन सागर वही है, ठीक है। बाकी सब जानते हैं आप लोग। तिब्बत प्लेट, तिब्बत, सोमाली प्लेट, न्यूबियन प्लेट, ये तमाम सारी छोटी प्लेटें, 10-11 प्लेटें मैंने आपको दिखा दी। अब देखो प्लेटें दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन से प्रकार की होती हैं? एक तो आपकी सागरीय महासागरीय प्लेट होती है और दूसरी क्या होती है? प्लेट होती है। तो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? जिस प्लेट पे पानी सागरीय तो कौन सी प्लेट हो जाएगी? जैसे कल बड़ी प्लेटों के बारे में देखा था, ये प्लेट आपने प्रशांत महासागरीय प्लेट जिसमें देखी, तो प्रशांत महासागर अपने में बहुत बड़ा है, तो टोटल वो जलीय प्लेट है ना, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट हो जाएगी।
और जैसे इंडियन प्लेट है, यानी हिंद महासागरीय प्लेट या इंडियन प्लेट, तो ये महाद्वीप और महासागर दोनों है ना, क्योंकि इंडिया देखिए है ना महाद्वीप है और इसके बाद में महासागर जल है। तो कुछ प्लेटें बिहेवियर के आधार पर महाद्वीपीय स्वरूप की हैं या महाद्वीपीय महासागरीय स्वरूप की हैं। वैसे मोस्टली प्लेटें कम ही मिलती हैं जो एक ही स्वरूप की हैं। कुछ प्लेटें मिलती हैं, जैसे प्रशांत महासागर देख लिया तो पूरी तरह से जलीय प्लेट हो गई। इसके बाद में अगर आप एशियाई प्लेट देख लें, यूरेशियाई प्लेट देखेंगे तो यूरेशियाई प्लेट भी पूरी तरह से महाद्वीपीय प्लेट है। लेकिन इंडियन प्लेट को ले लेंगे तो महासागर और महाद्वीप दोनों उसमें मिलेंगे। समझ आ रहा है ना। तो ये प्लेटें इस तरह की व्यवहार की होती है, ठीक है। तो ज़्यादा इसके बारे में कोई चर्चा करना बहुत ज़्यादा वो है नहीं। कौन सी प्लेटें हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल लेयर पर पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिंद महासागरीय प्लेट जो है दोनों बिहेवियर की हैं, महाद्वीप भी है और महासागर भी है। वहीं पे मैंने प्रशांत महासागर की बात की, प्रशांत महासागर की प्लेट होगी जलीय प्लेट है। क्लियर। महासागरीय प्लेट पतली होगी ना, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया यार। जब आपने पढ़ लिया 5 किलोमीटर मोटी होती है और महाद्वीप 30 किलोमीटर मोटी होती है तो कौन पूछा क्वेश्चन? तो ये तो सवाल वही मिसाल हो गया ना। जैसे महासागर 5 किलोमीटर मोटा होता है और महाद्वीप 30 किलोमीटर मोटा होता है तो कौन सी प्लेट पतली होगी? नहीं होगी पतली। कॉमन सेंस। बहुत सारे प्रश्न देखिए, यही आईएएस में जब क्वेश्चन आएंगे तो कॉन्सेप्ट में जब पकड़ रहेगी और तब क्वेश्चन यही हो जाते हैं कि कौन सी प्लेट पतली मोटी या इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं आप कि सीधे नहीं आते। देखिए तथ्यात्मक चीज़ें अब एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तथ्यात्मक चीज़ें मात्र 20, 30, 40% के आसपास रहती हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं लेखपाल की परीक्षा भी चल रही थी तो एक लड़के के पास ऐसी डिवाइस पाई गई है जो कि छोटा सा माइक्रोचिप लगा के कान में उसने रख लिया था और एक छोटी सी डिवाइस उसके पास थी और उससे वो काम कर रहा था। पूछ रहा होगा, प्रश्न पढ़ देता रहा होगा धीरे से, उसके बाद उसका जवाब देते रहा होगा। अल इसका जवाब दो, इसका बोलती है इसका जवाब ये है। देखो बात को टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। अमीर लोग इन सब चीज़ों को चुटकियाँ बजाते हुए, अभी बहुत सारे बच्चों के पास आईफोन भी हो सकता है। यहाँ पे हाईटेक टेक्नोलॉजी में चलते हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं उनसे, मतलब एक जनरेशन पीछे हैं जो हाईटेक लड़के हैं। वो फटाफट आपका हैक कर लेंगे, जैसे 5 बजे फेसबुक अपने पे कर लेंगे, व्हाट्सएप आपका कर लेंगे, चेक बैक करके 2 मिनट बाद आपका फिर से वापस कर देंगे। जब तक आप खोलेंगे, जैसे हम लोग सुबह शाम खोले जब टाइम पाए, कभी कभी तो नहीं भी खोले, वो लोग पा जाएंगे तो तुरंत खोल लेंगे, आपका स्कैन करके फटाफट देख लेंगे क्या क्या जरूरी है, वो फटाफट बंद करके रख देंगे आपका। तो कहने का सेंस है टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी चीज़ें, तथ्यात्मक चीज़ें परीक्षाओं में उनके रेशियो दिन प्रतिदिन घटते चले जाएंगे, वरना वो अपने डिवाइस का प्रयोग करेंगे और कहेंगे इसका बताओ। अब ये किसी का नाम नहीं है, ये डिवाइस का नाम है ना। जैसे गूगल बताओ, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ ढूंढना हो गूगल पढ़ा तो कहीं वो नहीं रीड किया, दूसरा बोलो कुछ है ना, मोस्टली रीड कर लेता। तो ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना, जिस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इतना अचरज भरे निगाहों से मत देखो आप लोग, यही सब मतलब ऐसा ही होता है। तथ्यात्मक चीज़ें जो है अब कम पूछी जाती है, क्योंकि तथ्यात्मक चीज़ें रटते हैं। जैसे एग्जाम में भी नकल लेके जाते हैं जब आप, तो छोटी परीक्षाओं में भी ऐसी चीज़ें नहीं पूछता है, क्योंकि जानता है। जैसे अभी BA के MA के एग्जाम में चले जाइए तो वहाँ भी कम मिलता है। अक्सर देखिए जहाँ पे निकल वाले सेंटरों पे तो वहाँ टीचर लोग गूगल करते हैं, नोट्स में मिला नहीं, बोलेंगे इस गाइड में भी नहीं मिला, उस गाइड में भी नहीं मिला। जिन जगहों पे ऐसा होता है, जहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे इन सब चीज़ों का। तो कहने का मतलब आपकी प्रिपरेशन इस बेस पर होनी चाहिए कि आपकी कंसेप्ट पे समझ होनी चाहिए। और मैंने जो भी चीज़ अभी तक पढ़ाई, मेरा भरसक प्रयास था कि कॉन्सेप्ट पे आपकी समझ होगी। इसी नाते मैं जोर देता हूँ, याद करके आइए, पढ़ के आइए और समझ के आइए। कॉन्सेप्ट आएगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। IAS के क्वेश्चंस, PCS के भी क्वेश्चंस, अब दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया है, लगभग के करीब। तो इस नाते दिमाग से अपने हटा दीजिए, कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। एग्जाम बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, अब पेट भी आ गया है। पेट वेट जानते हो क्या है? इतनी बेरोजगारी, इतनी ज़्यादा जनसंख्या भारत की बढ़ती चली जा रही है, तो कैसे कहा जाए। अभी मान लो जैसे अभी संख्या, मैं थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ आपके हित की, उसको समझिएगा कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी क्या है, गवर्नमेंट को चाहिए क्या? अच्छे लोग। गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि उसके हिसाब से उनके पास जॉब नहीं है। पास में रहे ना, जॉब
उतनी नहीं है। कारण क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा उसको सरल कर देंगे, तो हमारे पास बजट भी कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस नाते हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, काम कम है लोगों के लिए। तो सरकार क्या करती है, जैसे जनसंख्या का जो देख रहे हैं, अभी जो परंपराएं जो डेवलप हुई हैं, अभी से पेट लागू हुआ, तो इसके पीछे दो कारण हैं। एक ही कारण जो मैं बता रहा हूँ वही नहीं है, इसके पीछे दो कारण। एक तो अक्सर पेपर लीक हो जाते हैं, तो एक कारण ये भी है कि उस पर अगर 2 या 3 चरण की परीक्षाएं होंगी तो कितने में आप लीक करा लोगे। लेकिन मोस्टली जो कुछ सेटिंग वाले होते हैं ना, 8 करा लो तो 8 कर लेंगे आप, लेकिन वो 10% छोड़ दो उनको, बाकी 90 की बात करो। तो होता क्या है कि 2-3 चरणों में जब परीक्षाएं होंगी तो भगवान कम कम सहारा देते हैं, कभी कभी इन मौके पे धोखा ही दे देते हैं, कभी कभी इन मौके पे सहारा दे देते हैं, है ना। जैसे कि भगवान जा रहे बरसना मत, तो सभी लोग यहाँ से निकलो तो भगवान बरसना मत। किसी का घर थोड़ा दूर है और किसी का बहुत दूर है, भगवान किसकी किसी सुने, तो कहीं कहीं किसी को भिगा ही देते हैं। ठीक है, आगे तो अच्छा। तो इसी परंपराओं को सरकार ने ध्यान दिया कि चूंकि इतने ज़्यादा युवा बेरोजगार हो गए हैं, तो सरकार किसको नौकरी देगी। अगर मान लो वैकेंसी नहीं निकालेगी तो बच्चों को गुस्सा आ गई, तो 25, 30, 50 हज़ार हर जिले में निकल जाएंगे लड़के, और जैसे सड़कों पर पहुंच जाएंगे तो सरकार को फिर बस में नहीं आएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे सरकार। तो सरकार क्या करती है कि भाई देखो ऐसा है, इन भीड़ को रोको। युवाओं को रोकना सबसे बड़ी मतलब एक तरह चुनौती होती है। तो इनके लिए परीक्षा परंपरा डेवलप अभी हो गई है भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पेट के एग्जाम। तो अब सभी लोग पेट देते हैं। पेट जो पास हो गया वो अपने आप को काबिल समझता है, जो नहीं पास होता है वो अपने आप को खुद ही स्टैंप लगा लेता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ। तो वो सरकार का बोझ हल्का हो जाता है थोड़ा। जैसे 10 लाख युवा है उत्तर प्रदेश में, मान लो एक लिए, या जिले में आप मान लो 10,000 लड़के हैं युवा, अगर कहीं जो वैकेंसी नहीं आई है, तो मान लो इलाहाबाद लखनऊ में लड़के हल्ला मचाते रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज नहीं आती तो सड़कों पे बच्चे आते हैं। वो सड़के बच्चों आए, उन्होंने शोर मचाया, तो पता लगा बस्ती जैसे शहरों से भी 10,000 लोग सड़क पे आ गए। अब 10,000 लड़के हैं, 5,000 लड़के आ जाए, 3,000 लड़के सड़क पे आ जाए, तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा, सरकार के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट ने परंपरा डेवलप कर दी है कि भाई देखो ऐसा है, हम तो वैकेंसी निकाल रहे हैं, तुम पास हो फेल हो तुम्हारी अपनी मर्जी। तो पेट का एग्जाम हमेशा 6 महीने निकलता रहता है। जो बच्चे पास हो जाते हैं वो शोर नहीं मचाते, जो फेल हो जाते हैं अपने आप चुप हो जाते हैं, साइलेंट, वो कुछ बोलते ही नहीं। तो लगभग 50% से ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं जो पढ़ते नहीं। तो जो और अब तो परंपरा ऐसी भी जब बन गई है दोस्तों, परसेंटाइल आता है, वो परसेंटाइल में किसी को पता ही नहीं चलता हम फेल है पास है, सब परसेंटाइल में बताते हैं। कोई बताता है 80, कोई 60, कोई 50, कोई 45। तो किसी को यह भी गवर्नमेंट नहीं कहती तुम फेल हो। अभी देखा परंपरा जो डेवलप हुई है, तो इससे सब शांत, या तो सब पास या तो सब फेल। तो क्या हुआ, मैक्सिमम लोग पास हो गए। समझिएगा जरा रणनीति को, हमें करेक्ट क्या करना है। अब सरकार की भी मजबूरी है, क्योंकि युवाओं को अगर बातों से कहे तो समझेंगे नहीं युवा। जैसे मैं आपको जो समझाऊँ डेली आके, बेटा ये पढ़ लेना, ये बेटा पढ़ लेना, तो आप नहीं मेरी बात मानो। जब मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो मजबूरन मेरी बात सुननी पड़ती है कि नहीं यार ठीक पढ़ाते हैं, तो आप सुन। तो ये चीज़ है, सरकार की बात आप सुनेंगे। तो सरकार ने ये परंपरा डेवलप कर रखी है हर जगहों में, हर स्टेट में लगभग कम से ही। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी यहाँ पर भी चुनौती बनेगी। बीएड बेरोजगारों को देखिए, 25 लाख 30 लाख लड़के पास हो जाते हैं बीएड, 50-50 लाख लड़के बीएड है, 50 लाख केवल बीएड वाले सड़कों पे आ जाएं तो सरकार के लिए बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। तो सरकार क्या कर देती है, टेट करा देती है। तो उसमें कितने परसेंट पास होते हैं, 15%। 10 लाख का कितना हो गया, 1.5 लाख, 8.5 लाख तो कुछ बोलेंगे ही नहीं सरकार के खिलाफ, कहेंगे बस सर टेट कब आ रहा, वो सर टेट कब आएगा, ऐसे मतलब वो उल्लू की निगाहों में देखते हैं। तो 8.5 लाख तो ऐसे भीड़ खत्म हो गई 10 लाख में। इसी के परिपेक्ष में अगर आप चले जाइए 50 लाख में। हाँ तो सुनिए, तो पहले जब टेटें नहीं पास होगी तो सुपर टेट की बात क्या करेंगे। अब वो जो बचे 1.5 लाख 10 लाख में, 10 अगर 50 लाख आपके पास है तो कितना, 5 और 7.5 लाख हुए। अब 7.5 लाख के सुपर टेट लाओ। तो सरकार की जो परंपराएं इस तरह से डेवलप हो चुकी हैं कि भाई पहले पढ़ो तो सुपर टेट भी आ जाता है, रह के 7 साल भर में, 1 साल 2 साल में आ जाता है सुपर टेट। तो भीड़ चूंकि नियंत्रित हो जाती है। आपको करना क्या है, आपको इसी रणनीति को समझना होगा कि परीक्षाएं पास कैसे करनी है। परीक्षा पास करने की परंपरा यही है भाई, कॉन्सेप्ट बेस पढ़िए और कभी भी रटन विद्या घटन विद्या वाला काम ना करें। कारण क्या है, कुछ लोगों का IQ बहुत तेज होता है तो कुछ भी पढ़ते हैं याद रहता है काफ़ी हद तक। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुरंत पढ़ के जाते हैं, रात भर रट्टा मारते हैं, सुबह सफा चट साफ।
स्क्रीन एकदम बिल्कुल वाइट, तो टीवी में देखते हो ना कभी कभी, डिस्प्ले एकदम बिल्कुल ब्लैक, कुछ नहीं दिखाई देता सफेद सफेद। तो क्या करें, वो वाले क्या करें, और मैक्सिमम लोग वही वाले होते हैं जिनकी स्क्रीन हमेशा साफ वाइट होता है, कुछ आता ही नहीं मोबाइल में, समझ रहे। तो उस सॉफ्टवेयर वाले लोगों को क्या करना होगा कि कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ बनानी होगी। जब कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ बनेगी तब पेट वेट जैसे एग्जाम आसानी से निकल जाएंगे। एग्जाम की जो कैटेगरी बताती है, लोगों ने बांट दी है ना कि ये पीसीएस वाला है, ये एसएससी वाला है, कांस्टेबल वाला है, ये बहुत गलत परंपरा है और इससे किसी सिलेक्शन इसी नाते नहीं होता है। छोटी कोचिंगों में देखेंगे 3000 लड़के होंगे और 3000 में अगर 30 कुछ सिलेक्शन हुआ है तो बताएंगे कांस्टेबल से शुरू करेंगे, या 2 कांस्टेबल है, 2 होमगार्ड है, मतलब इस तरह की परंपरा चलती पीछे से। जबकि होना क्या चाहिए, इधर से आएंगे तो फिर धीरे धीरे आपकी परंपराएं क्या होंगी, नीचे की तरफ चली आएंगी। तो भाई आप जैसे यूपी SSC के थ्रू जो परीक्षाएं होती हैं, कुछ पद ऐसे होते हैं दोस्तों, बड़े ज़बरदस्त पद होते हैं, है ना। मार्केटिंग इंस्पेक्टर वगैरह का पद सुना होगा, आबकारी इंस्पेक्टर का सुना होगा, ये सब पद जो लोअर पीसीएस के पद हैं, लेकिन अब उसमें उसके थ्रू भरे जाते हैं। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, तो पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया। ये परंपरा सरकार की दी है, पढ़ा रहे हो आप लोग, पढ़ रहे हैं, इस परंपरा को हमेशा रटेंगे तो कम रटना है, लेकिन कम रटना है, कुछ चीज़ों को रटना है। अब तथ्य एग्जाम में रटे हुए तथ्यों से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, ये बात दिमाग में रखिए। तो कॉन्सेप्ट जैसे पढ़ा दिया, प्लेटो से रिलेटेड जो चीज़ें बता दी, कुछ प्लेटो के बारे में बता दी, ये आप जान के अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह बनना है तो बनेगा। समझिए बात को, आएंगे तथ्य, ऐसा नहीं कि तथ्य नहीं आते हैं, लेकिन तथ्यों का रेशियो इतना नहीं होता है कि आपको पास करा देगा, पास नहीं करा पाएंगे। अब परंपरा बदल गई, किसी परिस्थिति को उठा के आप देख लीजिए, कभी कभार की जेनरल कोई परीक्षा हो इसमें पेपर बहुत तथ्यात्मक आ गए, अब तो क्वेश्चन अवधारणात्मक सभी जगहों पर होने लगे हैं। कारण ये है कि पेपर लीक ना हो जाए। जैसे मान लो अगर सीधे तथ्यों के बेस पे कर देंगे तो मोस्टली ये परंपराएं जो चल पड़ी हैं पेपर लीक कराने वाली, तुरंत पूछेंगे फलाने का जन्म कब हुआ, 3rd से आएगा तुरंत, जैसे गाना जैसे नंबर आ गया, ये लो 1985 लिखो, ये होता है ना। तो इस नाते सरकार भी अब चाहती है कि अगर कहीं कुछ करे भी तो ऐसा ना कर पाए। जो मैन्युफैक्चर करते हैं पेपर, अब वो समझ गए हैं कि 40% ऐसे देंगे, बाकी 40% प्रश्नों को ऐसे नहीं देंगे, तो वहाँ फिर टीचरों की जरूरत पड़ेगी, वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। तो पढ़ने का काम करते हैं। तो समझ में आया भाई, तो समझ में आया। चलो लिख लो भारतीय प्लेट यूनिवर्सिटी की, भारतीय प्लेट की यूनिवर्सिटी या भारतीय प्लेट यूनिवर्सिटी, तो भारतीय प्लेट के बारे में देख लो। और प्लेटों की गति के कारण क्या क्या होते हैं वो भी थोड़ा सा समझ लेना। थोड़ा लिख लो प्लेटों की गति के कारण क्या है, या पहले इसको कर लो। जैसे घूर्णन का जानते हो क्या होता है, हाँ, तो ये भी एक कारण होता है प्लेटों की गति का। और इसका हॉट स्पॉट का नाम सुने हो, हॉट स्पॉट, हॉट मतलब स्पॉट मतलब एक तरह जगह, प्लेस। स्पॉट वैसे हम लोग पढ़ते, स्पॉट पड़ गया धब्बा, यानी प्लेस के बारे में कहते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में। यहाँ पर हॉट स्पॉट यानी गर्म स्थल। अब कौन सा गर्म, ये गर्म मतलब गर्मी वाला गर्म, कौन सा? हॉट मतलब होता है ऐसा स्थल जो इम्पोर्टेंट, ऐसे समझो इसको। हॉट स्पॉट जो होता है, आप देखेंगे कि धरातल के ऊपर भी हॉट स्पॉट आपको पाए जाते हैं। आपने पढ़ा तो भारत में 4 तरह के 4 हॉट स्पॉट है, कौन कौन? पश्चिमी घाट का नाम सुने, पूर्वोत्तर हिमालय सुने, पूर्वी हिमालय, ये सब क्या है? जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है ना। चले जाओ थोड़ा पर्यावरण में यार, तो वहाँ पर जो हॉट स्पॉट स्थल होते हैं, जो संवेदनशील
है ना, उनकी मतलब उन पे एक आपत्ति आई पड़ी हुई है, यानी कि वो जो प्राकृतिक रूप से जो एनवायरनमेंट है वो प्रभावित हो रहा है, नुकसान हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से और तमाम सारी चीज़ों से, मानवीय हस्तक्षेप से काफ़ी कुछ प्रभावित होता है, तो हॉटस्पॉट वो भी कहलाता है। यानी कि हॉटस्पॉट का मतलब है एक तरह से कहिए कि जो संवेदनशील स्थान, यहाँ पर जो सेंस होगा। तो धरातल के अंदर जो हॉटस्पॉट का बात होगा दोस्तों, वहाँ पर क्या है, जो ये जो आपका दुर्बल मंडल है, एर्थनोस्फीयर मंडल जो है, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी कुछ जगहों पर रेडियोएक्टिव तत्वों की प्रधानता अधिक हो जाती है, तो वो क्रिया करने लगते हैं। तो जब वो क्रिया करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो ऐसी पावर का निर्माण कर देते हैं जो कि जनरेट करती है, जो आपने ब्लैक होल पढ़ा था, उसमें एक क्वासर मास क्या संरचना होती थी, स्प्रिंग जैसी, तो ऐसे ही कुछ संरचना ये बना देता है। नीचे हॉट फ्लोर जब होता है तो वो क्या कर देता है, हॉटस्पॉट अवस्था जो होता है वो नीचे से ड्रिल करने लगता है, और ड्रिल करता है तो प्लेटों को पुश करता है, धक्का मारता है, और उसके पुश करने से क्या होता है, वो चीज़ें मूवमेंट करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं, मूवमेंट करने लगती है। तो हॉटस्पॉट यही होता है, ठीक है, जो कि पुश करता है, तापीय ऊर्जा का सृजन करता है, जनरेट करता है, जिससे कि प्लेटों को दबाव पड़ता है और दबाव के कारण प्लेटें घटती हैं, ठीक है, ये भी कार्ड हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, तो इसके बारे में भी बात हो जाएगी आगे। पहले भारतीय प्लेट विवर्तन के बारे में देख लेते हैं। देखिए भाइयों, इसमें भारतीय प्लेट बृहद प्लेटों में से एक है, भारतीय प्लेट बृहद प्लेटों में से एक है, जो कि महासागरीय और महाद्वीपीय स्वरूप की प्लेट है, जो कि महाद्वीपीय महासागरीय स्वरूप की प्लेट है। इसकी उत्तरी सीमा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी अग्रभाग, इसकी उत्तरी सीमा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी अग्रभाग अर्थात राजमहल की पहाड़ियों, छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड, मालवा पठार तथा अरावली पहाड़ियों को मिलाने वाले छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड, मालवा का पठार तथा अरावली पहाड़ियों को मिलाने वाले अक्ष के सहारे स्थित है, मिलाने वाले अक्ष के सहारे स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा, भारतीय प्लेट की बात हो रही दोस्तों, इसकी पश्चिमी सीमा अरब सागर में स्थित कार्लसबर्ग कटक
कार्लसबर्ग बर्ग कटक, समुद्री कटक। देखो कटक मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? बताओ। अरे नहीं आता तो बोलो, नहीं आता, आता तो बोलो यार। समुद्री कटक, ये कटक की जो गहराई है ये कितना गहरा है? 1752 मीटर। ब्रैकेट में लिख लो 1752 मीटर, 1752 मीटर गहरा। ये ब्रैकेट में रहेगा, इसी गहराई बता रहा है, या ऊंचा इसको कह सकते हैं, गहरा या ऊंचा। तथा हिंद महासागर में स्थित मिड इंडियन समुद्री कटक। ये जो कटक है ना बेटा, कटक ये जो स्थित है ये आपका इंडिया, तो ये इसकी सीमा बता रहा है भारतीय स्टेट है। ये बता रहा है यहाँ पर ये कौन सा कटक यहाँ पर है? कार्लसबर्ग, ठीक है, अरब सागर। अगर अरब सागर है ना तो यार बोलोगे नहीं ना, तो फिर मैं बोलना मैं कर दूँगा। हाँ जी, यहाँ पर कौन सा कटक है दोस्तों? ये कटक कौन है? जिसको नहीं आता, खासतौर से वे बच्चे, देखो बेटा, जो बच्चे नहीं जानते, बिल्कुल उनको दिक्कत है, वो जरूर कम्युनिकेट करेंगे, उनको जरूर बताऊंगा, ठीक है। जो थोड़े से ठीक हैं वो बहुत बेकार बच्चे होते हैं, ठीक है। जिनको नहीं आता वो बोले डरे नहीं, उनको बिल्कुल बताया जाए, मैं बिल्कुल बताऊँगा जो जिसको कुछ नहीं आता, कुछ भी चीज़ें कटक क्या है, कैसे क्या है, क्योंकि वो लोग बार पढ़ लेते हैं जो थोड़े से जानते हैं, उनको कुछ नहीं आता, वो बेकार, सबसे बेकार बच्चे हमको वही, जिनको कुछ जिंदगी जो कुछ नहीं जानते वो भी ठीक, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता, जो भी जानते हैं जानते, जिनको याद होता है वो जानते ही नहीं, ठीक है। तो कटक जो होता है समुद्री पहाड़, पहाड़ जानते हो ना, ऊंचा हिस्सा। तो समुद्रों में भी पहाड़ वहाड़ होते हैं, समुद्रों में भी गर्त होती है, जैसे हमारे स्थल में गर्त होती है ना, गड्ढा, बड़ा गड्ढा, तो क्या समुद्रों में नहीं गर्त होगा? वहाँ भी गर्त होगा। क्या समुद्रों में नहीं पहाड़ होगा? समुद्र में भी पहाड़ होता है। तो जो समुद्रों का जो पहाड़ होता है वो क्या कहलाता है? कटक कहलाता है। समुद्री पहाड़ बराबर कटक, ठीक है। और अटलांटिक महासागर तो इतना बड़ा कटक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से लेकर यहाँ तक पूरा दक्षिण अटलांटिक महासागर बहुत बड़ा कटक है, वो पूरा पहाड़ी पहाड़। तो समुद्री पहाड़ की बात करेंगे, पूछे विश्व में सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है, तो वही पहाड़ सबसे लंबा है विश्व का, लेकिन वो इत्तेफाक से पानी में है। तो इस नाते स्थल का जो है हिमालय हम ले लेते हैं, या एंडीज पर्वत श्रेणी ले लेंगे, जो लंबी बात हो जाएगी, ठीक है। तो गहराई और ऊपर की बात दोनों, नीचे भी तो होता है, नीचे गहराई में भी होता है। तो ये कटक जो होता है बेटा ये, और ये सीमा बता रहा है, पूछेगा कि भारतीय प्लेट का मतलब, पूछेगा क्या, जब मेरे साथ लिखेंगे कूट में दे देगा कुछ इस तरह से, इसकी सीमा पूछ लेगा, या कुछ भी जब भी मिला के दे दे तो आपको बताना होगा कि अरब सागर में जो इसकी सीमा है कौन सी प्लेट की? भारतीय प्लेट। ये भारतीय प्लेट देखिए, ये है ना पूरा, और देखिए ये भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट की यहाँ पर क्या जल है, हिंद महासागर का हिस्सा है, ये हिंद महासागर ही है, लेकिन पर्टिकुलर ये रिक्वायरमेंट पूरी करने लगता है खाड़ी की, तब यहाँ बंगाल हो जाता है इसका, है क्या हिंद महासागर ही है, देखिए पूरा पानी का, देखिए यहाँ पूरा हिंद महासागर देखिए, तो ये हिंद महासागर है, लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी करने लग रहा है खाड़ी की, खाड़ी पे दे रहा है इसको, इस तरह से ये भी है क्या, ये रिक्वायरमेंट खाड़ी की नहीं पूरी कर रहा है, छोटे सागर की पूरी कर दे रहा है, मतलब वो बड़ा सागर नहीं छोटा सागर, इसी ना जिसको अरब सागर कहते हैं। अगर ये भी वही रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होता तो खाड़ी होता, समझ रहे बात को, अरब सागर या सागर क्यों है और ये खाड़ी क्यों, समझ में आने लगा। तो ये चीजें हैं, और पूरा हिंद महासागर ही है, हिंद महासागर का ही हिस्सा है। तो अब बात हो रही है कि भारतीय प्लेट कहाँ से कहाँ तक है, तो ऐसी चीजें तो ऐसे नहीं है, यही बता रहा है।
यहाँ पर देखो, आपने वहाँ पर राजमहल की पहाड़ियों के बारे में सुना है, कौन बताएगा राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ है? कहाँ पे? झारखंड में। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? तो देखो, ये जो छोटा नागपुर पठार की जो सीमा बनाता है, उत्तरी सीमा जो है, उसी सीमा पर है ये राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल, गारो और ये जो पहाड़ियाँ हैं, असम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इनके बीच में गैप है, मालदा गैप, ये मालदा गैप आपका है, ठीक है। तो ये पहाड़ी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर गारो के बारे में बात है, यहाँ पे क्या क्या है, राजमहल की पहाड़ियों के बारे में हमने लिखा है, छोटा नागपुर पठार के बारे में लिखा है, बुंदेलखंड, बघेलखंड लिखा है, फिर आपने अरावली पर्वत के बारे में लिखा है। यही इसकी सीमा बनाते हैं किसका? प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है, आप पढ़ोगे तो सब बताएंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बट अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया करो, है ना, तभी मज़ा आता है पढ़ाई का। पढ़ाई का मज़ा तब आता है कि जब आप दोनों सहयोगात्मक नजरिए से चलते रहें, है ना। जब दोनों साथ चलेंगे, चाहे वो 25% का ही हो, तो मज़ा आता है। और जब जिज्ञासा नहीं रहती नीरस क्लासों को पढ़ाने का, तो मतलब बुझो को कोई याद रहेगा, जो जलता हो उसे जलाया जाता है। होम कहाँ होती है? बुझिए आपने कभी आपने देखा बुझिया आपने स्वाहा कोई करता हो? जब आग जलती है तो कोई भी कार्य होता है, तो जब आग ही नहीं है तो फिर मतलब आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। तो गलत बोल रहे क्या? कह रहे कि बता दिया कि गलत। कुछ लोगों को समझा देते हैं ना ऐसी ऐसी चीज़ों में, तो हमें लगता है भाई हो सकता है गलत होगा। जैसे मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सभी चीज़ों को स्वीकार करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन सार्थक जवाब दीजिए। मैं कितना भी गुस्से में हूँ, प्रचंड क्रोध में मैं रहूँ, अगर कोई सार्थक जवाब दे दिया मेरा, तो मेरा क्रोध मुझे शांत हो जाता। और किसी ने उसी में मुँह पटाख अगर कह दिया तो 3 गुना बढ़ जाता। सटीक जवाब दे दीजिए। मैं कितने भी गुस्से में हूँ, कितने भी गुस्से में क्लास में हूँ या मैं व्यक्तिगत रूप में हूँ, अगर किसी ने मेरे सवालों के जवाब सार्थक देते चले तो निश्चित तौर पर मैं एकदम कूल हो जाता हूँ। तो ये भी होना चाहिए भाई। जब सटीक जवाब आपको मिल गया तो आपको चाहिए क्या? मान लो हम आपको टारगेट बनाए, गुस्सा लगे मुझे, बताओ, बताना 2 साल सवाल बता दिया, बात खत्म, क्रोध खत्म। तो ऐसे हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा, और ऐसे विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में ऐसी चुनौतियाँ आती हैं। एक एक एक्सीडेंट होगा, एक एक आपको चोट लगेगी, जेब में पैसे भी नहीं होंगे, कैसे मेंटेन करेंगे परिस्थिति? चुनौतियाँ ही तो जीवन का एक मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। जब आप ऑफिशियस बनेंगे तो चुनौतियाँ ही रहेंगी। आप कलर भी बन जाओगे तब भी चुनौती रहेगी। अधिकारी आएगा उसके बाद क्या काम होना चाहिए, संभव ही नहीं हो पाए क्योंकि बोल के चला जाएगा कि आज शाम तक फाइल चाहिए, आप फ्रस्ट्रेट, डिप्रेशन में, तो करना पड़ेगा आपको, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो चुनौतियों को स्वीकार करना अच्छी बात है। आप तो करते हैं, बहुत अच्छे हैं आप। चलिए, हिंद महासागर में मिड इंडियन समुद्री कटक हो गया। इसकी गहराई जो है वो लिख लो भैया, 2067 2067 2067 क्या मीटर, ठीक है, देखा? इससे क्या सीख मिली, क्या सीख मिली इससे? कॉम्बिनेशन का सही होना बहुत जरूरी है। अगर ब्लैक होता तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन व्हाइट व्हाइट का कॉम्बिनेशन, तो हमारा आपका कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, कटक के जैसा होना चाहिए, है ना? ठीक, ओके, आगे चलते हैं भाई। तथा दक्षिणी सीमा हिंद महासागर में स्थित, तथा दक्षिणी सीमा हिंद महासागर में स्थित दक्षिणी पूर्वी भारतीय समुद्री कटक, भारतीय समुद्री कटक, इसकी जो गहराई है बेटा वो 3000 मीटर है, 3017 मीटर।
देन इसके बाद में उत्तर पूर्वी सीमा जो इसकी बात कर लें, और या तथा पूर्वी सीमा न्यूजीलैंड द्वीप, पूर्वी सीमा न्यूजीलैंड द्वीप यो कर्माटिक कटक, कर्माटिक ये बेटा जो कर्माटिक कटक है, देखो यहाँ पर हम उसके बात किए कटक की, जो कि दक्षिण पूर्व में आपका पड़ता है, जो आपका दक्षिण वाले हिस्से में पड़ता है, और जो दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा बना रहा है न्यूजीलैंड के पास है ना, न्यूजीलैंड देखो ना, न्यूजीलैंड के पास ये कर्माटिक कटक, ठीक है। तो ये पूरा प्लेट हो गया भैया, देखो ये प्लेट यहाँ पे ऐसा निकली है, कितना बड़ा प्लेट है, कौन सा भारत, क्लियर। भारत जब देखोगे तो भारत का मैं कैसे देखो, अब भारत का क्या देखो, अब भारत में देखा है ना, ये क्या है पहाड़, ये क्या है मैदान, और ये क्या है पठार। जो पठारी हिस्सा है ना दोस्तों, तो पठारी हिस्सा तो भारत में तीनों चीजें देखने को मिलती हैं, पर्वत, पठार और मैदान। और मैदान कहाँ से कहाँ शुरू होता है, पंजाब का नाम सुने हो, पंजाब हरियाणा दिल्ली, यहाँ शुरू होता है, कहाँ तक जाता है असम, है ना। मैदान हमारा कहाँ होता है, ये असम में जाता है हमारा, फिर बंगाल वाला हिस्सा है, फिर बिहार आपका, उत्तर प्रदेश आपका, हरियाणा है, पंजाब, ये पूरा क्षेत्र हमारा मैदानी क्षेत्र। और इसके ऊपर के जो राज्य स्टेट्स है वो क्या है, पहाड़ी है, और इसके नीचे के जो है पठारी प्लस पहाड़ी, पठारी प्लस पहाड़ी, इसे पठारी कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन है, और ये जो कटक हमारा है, यानी कि जो हमारी प्लेट है, वो यहीं से इसका जोड़ है, इसके बाद का हिस्सा पहाड़ी हो गया। क्योंकि आप जानते हैं हिमालय जो है वो ठोकर लगने से उठा है ना, ठोकर लगी तो हिमालय उठा है, तो इसका मतलब यहाँ ये जो जैसे भूसंगति थी ना दोस्तों, जैसे भूसंगति वो यही जो आपका प्राकृतिक भारत है, इसी के ऊपर एक जहाँ पर हम लोग हैं, इस समय जो हमारे उत्तर प्रदेश की लोकेशन हम लोग की है, हम लोग उसी खाई वाले हिस्से में हैं जहाँ पर जैसे भूसंगति थी। अब यही हिस्सा जाके टकरा गया किससे, यूरेशियाई प्लेट से, और जब प्लेट से टकराया तो फोल्ड आया, फोल्ड के कारण से फोल्डेबल माउंटेन बन गया हिमालय, और वो माउंटेन बना तो फिर उसके बाद में समय के साथ राज्यों का निर्माण होता चला गया। तो वो जो हिमालयी राज्य हैं वो हिमालय पर मतलब जो खाई में थे, और हम लोग गड्ढे में थे, इसी नाते हमसे ज़्यादा गड्ढे में हमारे बिहारी भाई हैं। तो इसी नाते बाढ़ जब आती है तो पूरी तरह से बिहार में देखिए पटना तक का क्या होता है, शहर में पानी घुस जाता है ना, हम लोगों के घरों में पानी नहीं घुसता है। लेकिन कुछ हमारे यहाँ जनपद ऐसे हैं जहाँ पर पानी का प्रचुर, जैसे हम लोग अपने नदी के बेल्ट में चले जाएं तो हमारा वो हिस्सा नीचा पड़ता है, साथ बाढ़ का पानी वहाँ गाँव में डुबो देता है, क्लियर है। तो हम लोग सबसे उत्तम प्रदेश वाले क्षेत्र में हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो अति उत्तम क्षेत्र होता है वो हम लोग का है। क्यों? क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के 3 हिस्सों में अगर हम बांट दें, ऊपरी उत्तर प्रदेश, मध्यवर्ती और निचला उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बांटे। नदी, गंगा नदी जब पढ़ेंगे, नदी तंत्र पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ देखिएगा कि ये आपका हो जाएगा गंगा नदी उत्तराखंड में करती है, तो ऊपरी हिस्सा जो आपका पड़ता है, यानी कि झांसी वासी तक बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र, जैसे कि आप पढ़ जाएंगे यहाँ से मेरठ वगैरह का डिस्ट्रिक्ट लेते हुए सहारनपुर, पीलीभीत, है ना, ये सब जो जनपद लेते हुए आप आएंगे तो यहाँ पर आपका क्या पड़ेगा, ये ऊपरी हिस्सा पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या बांगर क्षेत्र मिलेंगे। इसके बाद में खादर है ना, तो हम लोग खादर वाले क्षेत्रों के, खादर प्लस बांगर के मिक्सअप में हम लोग हैं, ठीक है। और इसके बाद वाले हिस्से वो बेचारे थोड़ा सा परेशानी में है, घर कैसे भी बनवा ले, बाढ़ का पानी में क्या आना, और हम लोगों को बाढ़ का पानी कुछ बिल्कुल टच नहीं करना है, जब तक हम लोग जाके गड्ढे बनाना ले तब तक। अभी तो शहरों में देखिए निर्माण क्या हो रहा है, तालों को भी पाट के लोग बना ले रहे हैं वहाँ पे, तो भाई वहाँ ऑब्वियसली पानी आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जमीन नीची है। तो हम लोग इसी वाले हिस्से में, तो ये प्लेट समझ गए ना आप लोग, तो ये प्लेट आपकी भारतीय प्लेट जो है वो थोड़ी सी महाद्वीपीय और थोड़ी सी महासागरीय, दो प्लेट। किसी को दिक्कत बेटा आ रहा है ना, ठीक। और पूर्वी सीमा न्यूजीलैंड द्वीप समूह के कर्माटिक कटक है ना, तथा उत्तर पूर्वी सीमा बेटा न्यू गिनी, जावा, सुमात्रा,
न्यू गिनी उत्तरी पूर्वी सीमा, न्यू गिनी, जावा, सुमात्रा, व्योम अंडमान द्वीपों को, न्यू गिनी, जावा, सुमात्रा, व्योम अंडमान द्वीपों को मिलाने वाली रेखा के सहारे स्थित है। चलिए पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम के आधार पर, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम के आधार पर हिंद महासागर तथा भारतीय प्लेट का, हिंद महासागर तथा भारतीय प्लेट का नामकरण हुआ है। हिंद महासागर तथा भारतीय प्लेट का नामकरण हुआ है। प्लेटों के 3 किनारे होते हैं, चेक कर लो। प्लेटों के 3 किनारे होते हैं। नंबर 1, क्या लिखा तो प्लेटों के 3 किनारे होते हैं। नंबर 1 विनाशात्मक प्लेट किनारा, नंबर 1 विनाशात्मक प्लेट किनारा, प्लेट किनारा। नंबर 2 रचनात्मक प्लेट किनारा, प्लेट किनारा। नंबर 3 संरक्षित प्लेट किनारा, संरक्षित। चलिए विनाशात्मक निकलिए। जब 2 प्लेटें आमने सामने संचलित होकर टकराती हैं, जब 2 प्लेटें आमने सामने संचलित होकर के टकराती हैं तो क्या हो जाता है? विनाशात्मक प्लेट किनारा कहलाता है। देख लो ये लिखा बेटा। जब 2 प्लेटें आमने सामने संचालित होकर टकराती हैं तो अधिक घनत्व वाली प्लेट, अधिक घनत्व वाली प्लेट, घनत्व का क्या मतलब होगा? जो घनत्व ज्यादा होगा वो भारी होगा, है ना? हाँ, तो भारी होगी क्या करेगी? जैसे 2 पहलवान लोग लड़े हैं सर, एक ज्यादा पहलवान हो, एक थोड़ा कम पहलवान, मतलब पर्सनैलिटी से, और दोनों गिर जाए तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि दोनों पहलवान हैं। तो यही बात है। अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे धंसती है, धंसती है। वह स्थान जहां प्लेट धंसती है क्या होता है? वह स्थान जहां प्लेट धंसती है उसे अधोगमित क्षेत्र कहते हैं। अधोगमित क्षेत्र क्या कहते हैं? अधोगमित।
अधोगमित छेद। ये होता क्या बेटा, देखो जरा इसको, जैसे जो पेटी है ना, उनकी पेट का उसमें बताया था मैंने ना, टकराई तो ऐसे चलते हैं नीचे, तो अधोगमित होना ही नहीं। ये मतलब इस वाले प्लेट के नीचे क्योंकि कौन सी भारी प्लेट हो गई, इसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। तो घनत्व अधिक होगा जब, तो क्या हो जाएगा, फिर नीचे चली जाएगी। यही जो नीचे आने की क्रिया हो गई, ये क्या हो गई, अधोगमित। इसको सबडक्शन जोन कहते हैं इंग्लिश में, सबडक्शन जोन। चाहो ये लो, सबडक्शन जोन कहते हैं। चूंकि प्लेट का क्या होता है, विनाश होता है। देखिए चूंकि प्लेट का विनाश होता है, चूंकि प्लेट का विनाश होता है, इसी कारण से विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। इसी कारण से विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। होता क्या है कि जो प्लेट है ये एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे घुस जाती है, तो जब घुसेगी तो उस वाली प्लेट का लॉस हुआ ना भाई, इसका विनाश हुआ, नुकसान हो गया। तो विनाश होने के नाते इसे क्या कहा जाता है, विनाश। जब भी प्लेटें फेस टू फेस टकराएंगी तो एक प्लेट के नीचे अधोगमित हो जाएगी। अधोगमित होगी तो इसका मतलब किसी एक प्लेट का जो भारी प्लेट है उसका क्या होगा, विनाश हो गया। इसी नाते से विनाशात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक में क्या होगा, रचना करेगा। रचना कैसे करेगा, दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। जब दूर चली जाएंगी तो एथनोस्फीयर मंडल का जो मैग्मा है वो ऊपर आने का मौका पा जाएगा। आने के बाद में एक नई रचना कर देगा, तो एक कटक वटक वही बनाता है, रचनात्मक प्लेट किनारा ही कटक बनाता है। दुर्बल मंडल का जो हाँ, वो दुर्बल मंडल यानी एथनोस्फीयर मंडल का वही मैग्मा ऊपर आ जाता है। जैसे गैप बढ़ जाता है दो प्लेटों के बीच का, तो जब गैप बढ़ जाएगा तो नीचे मैग्मा है तो मैग्मा ऊपर आ जाएगा फटाफट फटाफट। वो आता है लंबा, जितना बड़ा प्लेट है ना बेटा, इसी नाते बड़े कटक क्यों बन जाते हैं समुद्र में, जहाँ पर ज्वाइंट होता है, दो प्लेटें जहाँ जुड़ती हैं, अगर वो प्लेटें रचनात्मक हैं तो एक दूसरे से जैसे जुड़ गई, तो दूर गई, मान लो 2000 किलोमीटर लंबी प्लेट का किनारा है, जैसे कि भारत के बारे में आपने देखा, एक प्लेट यहाँ से इस वाले हिस्से तक है, और अगर ये प्लेट मान लो ये प्लेट उसके बगल वाली जो प्लेट है दोनों रचनात्मक हों तो दूर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बड़ा सा कटक नहीं बन जाएगा। वो रचना वो चूंकि निर्माण करके इस नाते रचनात्मक है, और भारतीय प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट से लड़ी टकराई तो क्या हुआ, इसका विनाश हुआ। इस नाते भारतीय प्लेट कैसी प्लेट हो जाएगी, विनाशात्मक प्लेट हो जाएगी। क्लियर, सही, इतनी सी बात है। चलिए आप सब जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो हम बता देंगे ना। तो दिक्कत, जिंदगी आसान तब हो जाती है जब हम सफर आसान हो, है ना। इस नाते हम सफर अच्छा होना चाहिए, चाहे वो जर्नी आपकी यहाँ से कहीं की भी, वो अगर अच्छा है तो फिर आपकी लाइफ अच्छी है। और खासतौर से ये कैरियर बनाने वाला टाइम है, तो इस समय हम सफर बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। और टीचिंग का तो हम सफर तो बहुत बढ़िया होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता तभी तो बच्चे को एक मास्टर कैसा बन सकता है ना। बहुत सारे गुरुजन हैं, देखिए जिनके बच्चे भी आज बहुत आगे निकल गए हैं, गजटेड अधिकारी बनते हैं, तो आप लोग भी वैसे बनेंगे कोई लोग ना, जो बस खाली पढ़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं। आप लोग भाई अपने लिए पढ़ो, अगर नहीं अपने लिए पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अपने लिए पढ़ोगे तो बच्चों के लिए अपने आप हो जाएगा। भाई अपने लिए पढ़ोगे तो बच्चों के अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग टारगेटेड करते हैं, उन्हीं के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि हमसे तो होगा नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल होगा, सबसे होगा, बस करने की और पहचानने की क्षमता को जरूरत होती है। और किसी के पास टाइम हो गया है, सबके पास पर्याप्त टाइम है, सबको बहुत अच्छा समय है, ये हमेशा मानते रहना है, जब तक कि आपको सिलेक्शन ना मिल जाए। बहुत सही समय पे है, बहुत एग्जैक्टली बिल्कुल सही टाइम पे है, ये हमेशा पॉजिटिविटी अपने मन में रखिए। तो देखिए जैसे अभी तक आपको नहीं पता था रचनात्मक विनाशात्मक, अब जान गए ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। दुनिया की कोई शख्सियत आके पूछे आपसे रचनात्मक क्या होता है, विनाशात्मक क्या, तो आप एक स्टाइल में बताओगे, जो रचना करे वो रचनात्मक, जो विनाश करे विनाशात्मक, बात खत्म। और इसके बाद में संरक्षी क्या है, भाई जो सुरक्षित रखे,
तो साथ साथ चले, कभी कभी थोड़ा ठोकर लग जाए मतलब ये थोड़ी सी निर्माण करने का ये क्या करेगा, संरक्षी है। अब जब मूवमेंट करेगा तो कभी कभी क्या हो जाता है, थोड़ा सा जैसे आप जा रहे हैं तो साइड में किसी ठोकर लग गई, तो ये जब ठोकर लगती है तब जाकर के कुछ करता है, नॉर्मली नहीं करता है ना। कभी कभी आप चलते चलते क्या करते हो, बैलेंस बिगाड़ देते हो ना। जब बैलेंस जिस मान लो कहीं उस साइड वाले में क्या होगा, प्लूम बन गया तो ऐसे बन गया, तो थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो भाई थोड़ा सा लग गया, तो थोड़ा सा टूट गया प्लेट, ये होता है। यानी कि ये मोस्टली नहीं कुछ करता, नहीं कुछ करता, यानी यहाँ मूवमेंट कम, ये सब तो हो गया ऐसे, बस इतना सा था, खत्म हो गया। चलिए ये लीजिए थोड़ा सा, ओके। इसे बिना सातों प्लेट किनारा कहते हैं। ऐसी प्लेटों को अभिसारी प्लेट की भी, इसे अभिसारी प्लेट भी कहते हैं दोस्तों, अभिसारी, ध्यान से समझ लीजिएगा, अभिसारी। क्या कहते हैं इसको, अभिसारी प्लेट किनारा भी कहते हैं, प्लेट किनारा। और इसे क्या कहेंगे, अभिसारी प्लेट किनारा। कोई ऐसे अगर आसान बनाए रास्ते को तो लक्ष्य बिल्कुल आसान है। प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट किनारा, इसको इंग्लिश में कन्वर्जिंग प्लेट किनारा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए 3 प्रकार के। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हैं, मैं आ गई हूँ क्लास में, तो आप क्लास करिए। बाकी का देखिए, इसमें कुछ है नहीं, बाकी बस ये लिखना है, आपको मैंने लिखा दिया इसके नाम, तो ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, वरना कुछ है नहीं इसमें दोस्तों। ठीक है, इसको ये एक चीज़ और लिख लीजिए, सीयर सीमा भी कहते, बात नहीं यार, सीयर सीमा, ठीक है। हाँ नहीं, इसको संरक्षित हो गया ना, अपसारित। तो इसको जान लीजिएगा, ये क्या, रचनात्मक को अपसारित प्लेट किनारा कहते हैं, विनाशात्मक को अभिसारी प्लेट किनारा कहते हैं, और संरक्षित को सीयर सीमा के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। बाकी इसके बारे में कोई चीज़ें हैं तो कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो आप लोगों ने सुना।